दोस्तों, चार्ली चैपलिन 16 अप्रैल 1879 को लंदन में हुआ था। माँ हैना चैपलिन और पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर म्यूजिक हॉल में गाते और अभिनय करते थे। शुरुआत के 3 वर्षों को छोड़कर चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। एक बार जब माँ गाना गा रही थी, तभी उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो स्टेज पर गाना ना गा सकी। बाहर बैठे दर्शक जोर जोर चिल्लाने लगे। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पहली बार चार्ली दर्शकों से मुखातिब हुए। उसने अपनी भोली आवाज़ में माँ के गाने की नकल की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। यही चार्ली की पहली कमाई थी। शायद तभी चार्ली के बालमन ने हास्य के उस सिद्धांत को गढ़ लिया था कि असल में जो बातें दुख का कारण होती हैं, वो नाट्य या फिल्म में हास्य का कारण बनती हैं। यही वजह है कि आगे चलकर चार्ली की फिल्में में दुख, दरिद्रता, अकेलापन तथा बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। माता पिता के अलग हो जाने से चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। गरीब और बदहाली की वजह से चार्ली को अपनी माँ और भाई के साथ यतीम खाने में भी रहना पड़ा था। माँ के पागल हो जाने की वजह से उसे एवं उसके भाई को कोर्ट के आदेशानुसार पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के साथ रहना पड़ा, जहाँ उसे सौतेली माँ की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। जब पागल खाने से माँ ठीक होकर वापस आई, तो जीवन में माँ के लौटने से खुशियाँ वापस आने लगी थीं। चैपलिन के पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक शराबी थे और अपने बेटे के साथ उनका कम संपर्क रहा। हालांकि चैपलिन और उनका सौतेला भाई कुछ समय के लिए अपने पिता और उनकी उपपत्नी लुईस के साथ 287 कैनिंगटन रोड में रहे, जहाँ एक पट्टिका अब इस तथ्य की स्मृति है। उनका सौतेला भाई वहाँ रहता था जब उनकी मानसिक रूप से बीमार माँ काउंटडाउन में ग्रीन हिल हॉस्पिटल में रहती थीं। चैपलिन के पिता की उपपत्नी ने उसे आर्कबिशप मंदिर लड़कों के स्कूल में भेजा था। शराब पीने की वजह से 1901 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। चैपलिन सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक होने के अलावा अमेरिकी सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड युग के प्रारंभिक से मध्य तक एक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता, संगीतकार और संगीतज्ञ थे। चैपलिन मूक फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों में अभिनय, निर्देशन, पटकथा, निर्माण और अंततः संगीत दिया। मनोरंजन के कार्य में उनके जीवन के 75 वर्ष बीते। विक्टोरियन मंच और यूनाइटेड किंगडम के संगीत कक्ष में एक शिशु कलाकार से लेकर 88 वर्ष की आयु में लगभग उनकी मृत्यु तक उनकी उच्च स्तरीय सार्वजनिक और निजी जिंदगी में अति प्रशंसा और विवाद दोनों सम्मिलित हैं। 1919 में मेरी पिकफोर्ड डगलस, फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफिथ के साथ चैपलिन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट की सह स्थापना की। चैपलिन और लाइफ किताब की समीक्षा में मार्टिन सी एफेक्ट ने लिखा कि चैपलिन सिर्फ बड़े ही नहीं थे, वे विराट थे। 1915 में वे एक युद्ध प्रभावित विश्व में हास्य, हंसी और राहत का उपहार लाए, जब यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिखर रहा था। अगले 25 वर्षों में महामंदी और हिटलर के उत्कर्ष के दौरान वह अपना काम करते रहे। वह सबसे बड़े थे। यह संदिग्ध है कि किसी व्यक्ति ने कभी भी इतने सारे मनुष्यों को इससे अधिक मनोरंजन, सुख और राहत दी हो, जब उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब वे 12 साल के हुए, तब उन्हें एक लेजी मेड मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शार्लट होल्म्स में विलियम जीलेट के सहयोग में पेज बॉय बिल्ली के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वैडेविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में कैरियर की शुरुआत की। 1910 में यूनाइटेड स्टेट के फ्रेड कार्नो रेपरेटर कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। सैनड फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के चरित्र में काम करने का फैसला किया। अगले एक साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए।
इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बाद चैपलिन सन 1915 में ईशान्य कंपनी में काम करने लगी, जहां उन्होंने 1250 रुपये पर सप्ताह स्वीकार किए। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्में की। चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वह सभाओं गोष्ठियों में वामपंथी पक्ष लेते हुए दिखता था। प्रेस ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप मढ़ा। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई, लेकिन इसे अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया। अमेरिका से चार्ली को बहुत लगाव था, इसीलिए वह अपने वतन इंग्लैंड से भी दूर गया, किंतु अमेरिका की बेरुखी ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसकी पत्नी ऊना ओनिल ने भी अमेरिका की नागरिकता को छोड़ दिया और चार्ली के साथ लंदन चली आईं, परंतु वहां सही घर न मिलने की वजह से वे लोग स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगे। 1929 में एकेडमी मानद पुरस्कार द सर्कस के लिए दिया गया। 1972 में लाइफ टाइम एकेडमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1992 में सर्वोत्तम ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर पुरस्कार लाइमलाइट के लिए प्राप्त हुआ। 1940 में द ग्रेट डिटेक्टिव में किए अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1972 में कैरियर गोल्डन लायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1995 में ऑस्कर अवार्ड के दौरान द गार्जियन अखबार ने एक सर्वेक्षण करके ये जानना चाहा कि फिल्म समीक्षकों और दर्शकों का सबसे पसंदीदा हीरो कौन है, तो सर्वे रिपोर्ट देखकर आश्चर्य हुआ कि चार्ली की मृत्यु के 2 दशक बाद भी चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो थे। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि चार्ली आज भी लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनके अभिनय से आज की पीढ़ी भी आनंदित होती है। आज भी कई कलाकार उनके अभिनय की नकल करते हैं। मैं हमेशा बरसात में घूमना पसंद करता हूँ ताकि कोई मुझे रोता हुआ ना देख सके। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। यदि आप केवल मुस्कुराएंगे तो आप पाएंगे कि जीवन अभी भी मूल्यवान है। मैं एक गरीब राजा की तुलना में जल्द ही एक सफल धूर्त कहलाना चाहूँगा। मेरी सभी फिल्में मुश्किलों में पड़ने की योजना के इर्द गिर्द बनती है, इसीलिए मुझे गंभीरता से एक सामान्य सज्जन व्यक्ति दिखने का मौका देती है। हम सोचते बहुत है और महसूस बहुत कम करते हैं। असफलता महत्वहीन है, अपना मजाक बनाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अपने अहम के प्रकाश में हम सब सम्राट हैं। मेरी दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। दुष्ट दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, हमारी मुसीबतें भी नहीं। शीशा मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो वह कभी नहीं हंसता। मैं पैसों के लिए बिजनेस में गया और वहीं से कला पैदा हुई। यदि इस टिप्पणी से लोगों का मोह भंग होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यही सच है। जिंदगी करीब से देखने में एक त्रासदी है और दूर से देखने में कॉमेडी।